टॉपिक है आपका हिंदी का विकास। अच्छा, हिंदी के विकास में जानेंगे आप कि हिंदी का क्रमागत विकास कैसा रहा। सर्वप्रथम भाषा कौन, यह जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, और हिंदी किनकी देन मानी जाती है, ये है ना। तो जैसे आप संस्कृत को तो कह देते हैं भाई ये आर्यों की देन है, लेकिन हिंदी किसकी देन है बता सकेंगे? ईरानियों की। बिल्कुल भाई, देखिए यह जो हिंदी शब्द है ना, हिंदी शब्द फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है क्या? हिंदी। और हिंदी किसकी देन मानी जाती है? तो आप कह सकते हैं कि हिंदी ईरानियों की देन मानी जाती है। दो प्रश्न आपके यहीं से बन जाते हैं कि हिंदी किनकी देन है, आप कहेंगे ईरानियों की देन, और हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो वह होगा फारसी भाषा का शब्द। इतना आया। अब देखिए, संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, ऐसा जो है विद्वानों का मानना है। जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो लोग जो है विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानते हैं। भाषाओं की संख्या कितनी है तो आप बता सकते हैं लगभग में 3000 भाषाएं हैं संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्व में कितनी भाषाएं हुई? 3000, लगभग 3000। उन 3000 भाषाओं में यह एक हिंदी भी आती है। तो इसका विकास क्रम हमें जो है देखना है। तो इसके विकास क्रम में देखेंगे कि जब आर्य लोग हमारे भारत देश में आए तो वो लोग क्या किया करते थे कि वो तो संस्कृत बोला करते थे भाई, लेकिन जैसे जैसे जो है उनका विकास हुआ, हमारे यहाँ कुछ आर्य कुछ अनार्य लोग जो है आए हुए थे। तो आर्यों से अनार्य लोग जब जो है परस्पर मिल जाते हैं तो वह भाषा मिश्रित हो जाती है। तो उसी मिश्रित भाषा के दौरान महर्षि पाणिनि का जन्म होता है। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है, व्याकरण ग्रंथ है, और यह संस्कृत की व्याकरण मानी जाती है, प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है उसको। तो इसमें भाई संस्कृत की जो सा ध्वनि थी वह फारसी भाषा में हा बोली जाती थी। संस्कृत की जो सा ध्वनि रहा करती थी, ये सा ध्वनि है दंती सकार वाला, तो वह फारसी में क्या बोला जाता था? हा रहेगा। आपने एक जो है वो सुना होगा कि सिंधु नदी के तट पर जो है वो लोग आए थे ना, जितने भी जो है विदेशी लोग हमारे भारत देश में प्रवेश किए तो वो जो है वहां से मार्ग भी है, तो वो लोग जो है वहां से प्रवेश किए, और जब जो है वह नगरीय वातावरण में आ जाएंगे तो किसी का जाने का मन तो होगा नहीं, तो वो लोग जो है वही निवास करने लग जाते थे। तो वहां निवास किए तो उन्होंने जो है भाई ये ईरानियों की देन मानी जाती है हिंदी, तो ईरानियों की भाषा मान लीजिएगा कि भाई जो है ये फारसी ही है, क्योंकि वही लोग तो संस्कृत की सा ध्वनि को हा में बोला करते थे। तो वहां जो सिंधु प्रदेश था, सिंधु प्रदेश भाई, उस जहां सिंधु नदी बहती थी उस पूरे जो है क्षेत्र को उन्होंने जो है सिंधु प्रदेश का नाम दे दिया था। अब ये लोग संस्कृत की सा ध्वनि को हा में उच्चारित किया करते थे, तो यहां सा से सिंधु से हो गया हिंदू ना, तो ये हिंदू प्रदेश है, ऐसा जो है माना जाने लगा। जब सिंधु की भाषा
सिंधु प्रदेश की भाषा क्या कहलाई थी? सिंधी। तो हिंदू प्रदेश की भाषा क्या कहलाएगी? हिंदी। ऐसा जो है प्रचलन में है, ऐसा जो है माना जाता है। और सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग जब हिंद कहा जाने लगा था तो हिंद की भाषा का नाम जो है हिंदी हुआ, ऐसा जो है प्रचलन में है। अब बात आती है कि हमारे भारत देश में कितने भाषा परिवार रहते हैं। भाई भोलानाथ तिवारी नाम के एक भाषा वैज्ञानिक हैं, तो उनके द्वारा 18 भाषा परिवार माने गए। माने संपूर्ण विश्व की 3000 भाषाओं को 18 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। तो उस 18 भाषा परिवार में आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में कौन कौन से भाषा परिवार निवास करते हैं, कौन कौन से भाषा परिवार के लोग जो है यहां रहते हैं। तो 4 भाषा परिवार प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारोपीय परिवार की भाषा। भारोपीय परिवार की भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है हमारे यहां, लगभग 73% ना। भाई पूरा जो है भारत देश में मान लो जो है 100% है, तो उसका 73% हमारे भारत देश में भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। अब दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा परिवार आएगा। द्रविड़ भाषा परिवार, इसको समझते चलिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार लगभग 25% पर बोला जाता है। पूरा दक्षिण भारत जिसमें तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये भाषाएं जो है सम्मिलित होती हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हमारे यहाँ 25% उच्चरित होती हैं, बोली जाती हैं। फिर तीसरे नंबर की है आष्ट्रिक भाषा परिवार। आष्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं 1.3% यह भाषा हमारे यहां बोली जाती है। यत्र तत्र ना कुछ कुछ जो है बोली जाती है। और फिर चौथा भाषा परिवार है चीनी तिब्बत भाषा परिवार। चीनी तिब्बत भाषा परिवार ये आप 0.7% मानिएगा, 0.7% ना। ये जो लोग जो है विदेशी लोग आ जाते हैं ना हमारे यहाँ भ्रमण के लिए, तो वही लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। या जो है कहीं अपना जो है निवास करने लगते हैं ना, उनको जो है भारत देश अच्छा लगा तो वो जो है अपना यही विकास कर लेते हैं। आए थे किसी काम के लिए और जो है यहाँ अपना जो है रम जाते हैं, वहीं अपनी भाषा का उच्चारण करते रहते हैं। तो ये जो है चीनी तिब्बत भाषा परिवार है। तो ये 4 भाषा परिवार हमारे भारत देश में निवास करते हैं, जिनमें से आपको बताना है कि यह भारोपीय परिवार की भाषा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रयुक्त है। भारोपीय भाषा परिवार में ही हमारी जो है यह भाषा सम्मिलित होती है। ठीक, इतना समझ आया। अब इसके बाद आइएगा कि अब कि हिंदी कैसी भाषा है, तो आप बताएंगे कि भारोपीय परिवार से निकली हुई भाषा है। अब भारोपीय परिवार की कई जो है शाखाएं भी तो निकली हैं, इसकी भी शाखाएं हैं और उन शाखाओं की भी उप शाखाएं हैं। तो एक जो है पंक्ति में जो है बता दें कि भारोपीय परिवार की एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा। भारोपीय परिवार की एक भारतीय ईरानी शाखा है। भारतीय ईरानी शाखा। अब भारतीय ईरानी शाखा की भी जो है कई उपशाखाएं हैं। तो भारतीय आर्य नामक उपशाखा से यह निकली है। भारतीय आर्य उपशाखा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये हिंदी की उत्पत्ति है भाई। हिंदी की उत्पत्ति जो है किस उपशाखा से हुई है? तो भारतीय आर्य नामक उपशाखा से हुई है। और
यह भारोपीय परिवार की भाषा है, सबसे मुख्य बिंदु आपका यह है। ठीक है, तो इसको जो है लिखते चलिएगा, पुनः नहीं तो जो है वो करना पड़ेगा, पुनः लिखवाना पड़ेगा। इसको जो है नोट करते चलिए। आप यहां से जो है थोड़ी ही दूर चले जाइए तो वहां जो है तुरंत पानी बदल जाएगा, और फिर थोड़ा और जो है दूर चले जाइए तो वाणी बदल जाएगी। चले जाओ यहां से उरई तो तुरंत का तुरंत कह देते हैं वो लोग, लला आ गए, लला ना, लला वहां प्रचलन में है। वाणी में परिवर्तन तो आ ही जाता है। यही तो भाषाएं हैं भाई। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप देखिए, सबसे बड़ा तो भारोपीय परिवार ही है। तो भारोपीय परिवार से कई शाखाएं निकली हैं, उनमें उन शाखाओं में एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा। अब भारतीय ईरानी शाखा की भी उपशाखाएं हैं, तो उसमें भारतीय आर्य नामक उपशाखा से हिंदी का जन्म हुआ। भारतीय आर्य शाखा, भारतीय आर्य शाखा है, अर्थात भारतीय आर्य शाखा से ही आपकी हिंदी का जन्म हुआ है, हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। तो अब इसका विभाजन होगा। इसका विभाजन 3 प्रकार से जो है आप किया कर सकते हैं। भारतीय आर्य शाखा के 3 भेद आप जो है ऐसे बना लीजिए। हिंदी का जो है भेद कर रहे हैं आप, भारतीय आर्य शाखा का पूरा जो है भेद कर रहे हैं, तो फिर जो है वहां हिंदी भी मिलेगी। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आएगी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरे नंबर पर रहेगी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहां आ जाएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। रहेगा भाई। भारतीय आर्य शाखा के आपने जो है 3 भेद किए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन है। तो देखिए, यहां प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की यदि बात की जाए तो यहां पर आपको जो है संस्कृत मिलेगी। रहेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा आती है, संस्कृत। और संस्कृत के 2 रूप प्राप्त होते हैं। संस्कृत 2 रूपों वाली है ना, एक आपका जो है वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी रहेगी लौकिक संस्कृत। 2 प्रकार की संस्कृत यहां प्राप्त होगी। वैदिक संस्कृत थोड़ा जो है क्लिष्ट भाषा है, क्लिष्ट आ जाएगा, जिसमें वेदों वेदों की रचना हुई है, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं इत्यादि, उनकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। और जब से जो है रामायण का काल आया, रामायण रची गई, रामायण के बाद महाभारत, फिर कहीं भास के 13 नाटक, कालिदास के जो है ग्रंथ, ये सब जो है रचे गए, वो सब जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में आएगा। यहां वैदिक संस्कृत से तात्पर्य वेदों से है, जिसमें जो है वेदों की रचना हुई है वह वैदिक संस्कृत कहलाती है। इसमें लेट लकार का प्रयोग किया गया है। यह जो है भाषा यह सामान्य नहीं है, यह जो है क्लिष्ट है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि ही इसको जो है जान सकते थे। अगर आधुनिक की बात की जाए तो आधुनिक में जो है कई अशुद्धियां जो है मिल जाती हैं, वो जो है उतना शुद्धिकरण नहीं आ पा रहा जितना जो है प्राचीन काल में हुआ करता था। अगर मंत्रों को आप जो है थोड़ा सा भी गलत उच्चारण कर दो तो उसका जो है पाप लग जाता था, ऐसा हुआ करता था। अब तो जो है सब चलता है ना। तो यहां मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा
देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 भेद हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भेद देखिए। एक तो जो है आपका प्रथम प्राकृत है, दूसरा रहेगा द्वितीय प्राकृत, और तीसरा रहेगा तृतीय प्राकृत। अब प्रथम प्राकृत का नाम क्या है? भाई ये प्राकृत प्रथम द्वितीय तृतीय करके कह दिया गया, लेकिन प्रथम प्राकृत को आप पाली भाषा के नाम से जानते हैं। प्रथम प्राकृत का नाम क्या है? पाली। और ये पाली भाषा आई कहां से? किनके उपदेशों की भाषा है? महात्मा बुद्ध के। आप कह सकते हैं कि यह जो है बुद्ध उपदेश की भाषा है। बुद्ध उपदेश की भाषा है पाली। महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए वह पाली भाषा में दिए और पाली भाषा का प्रचार प्रसार किया। अब द्वितीय प्राकृत का नाम प्राकृत ही है। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत नाम ही दिया गया और यह प्राकृत महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा है। महावीर उपदेश की भाषा है प्राकृत। ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे ना, बिल्कुल महावीर स्वामी, तो उनके उपदेशों की भाषा है प्राकृत। अब तृतीय प्राकृत को आपने कहा अपभ्रंश। ये अपभ्रंश आपके जो है देखिए अपभ्रंशों की संख्या 7 हुई थी। 7 प्रकार के अपभ्रंश जो है अलग अलग स्थानों पर विभाजित हुए थे। अब जब जो है अपभ्रंशों में चलेंगे तो वहां 3 अपभ्रंश परस्पर आपस में मिलेंगे और मिलकर के एक नई भाषा को जन्म देंगे, मिश्रित भाषा को जन्म देंगे, जिसका नाम होगा अवहट्ट। क्या होगा? अवहट्ट। उसी अवहट्ट को किसी कवि ने पुरानी हिंदी नाम दे दिया, किसी ने प्राकृताभास कह दिया। इस तरीके के जो है नामों से उसको जो है पुकारा गया। तो इसी का ही एक अंश मान लीजिए। इसी के बाद और हिंदी के पहले आने वाली जो भाषा है ना, वह है अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट के प्रथम कवि के रूप में आप किनको जानते हैं? अवहट्ट के प्रथम कवि बता सकेंगे? कीर्तिलता कीर्ति पताका किसने लिखी? विद्यापति। हाँ, कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति ही अवहट्ट के प्रथम कवि माने जाते हैं। और अगर अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में किसे जाना जाता है, ऐसा जो है प्रश्न आपको मिले, तो आप जो है इनको बताइए स्वयंभू रहेगा। भाई अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। उन्होंने पहुमचर्यु नाम का ग्रंथ लिखा है। और अवहट्ट के प्रथम कवि के रूप में आप जो है विद्यापति को जानते हैं। उन्होंने ये कीर्तिलता कीर्ति पताका नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। एक पदावली नाम का भी एक उन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में, इसलिए उनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं आप। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आपका हिंदी आता है। इसमें आपका आ जाएगा हिंदी। अब जब हिंदी आ जाएगा ना, तो हिंदी के भी आप जो है कुछ भेद करेंगे। हिंदी के भेद जो है बाद में बता देंगे, अभी इसको जो है जब तक नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एक में चलेंगे। भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में ही आपको जो है ये बोलियां ओलियां इत्यादि पढ़ने को प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में फिर आएगा जब हिंदी, तो हिंदी में आप जो है पढ़ेंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उसमें आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। फिर ये अपने जो है कवि आ जाएंगे। पहले तो कवि ही कुछ वैसे ही रहा करते थे, सरहपा,
सबरपा, लुइया, कंडपा, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। अब तो काफी अच्छे हो गए ना, अब के नाम अच्छे अच्छे हो गए। पहले भाषा में भी तो अंतर हुआ करता था, इसीलिए। हाँ भाई, हो गया, नोट कर लिया? तो चलिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको समझते चलिए, जहां समझना है वहां जो है पूछ लेना है तुरंत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी संस्कृत है ना, जो दो रूपों में प्राप्त होती है। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से बनने वाले सवाल देख लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है? संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत है, और यह संस्कृत किनकी देन मानी जाती है? आर्यों की देन। किसकी देन है? आर्यों की देन है। और ये संस्कृत के दो रूप होते हैं, एक वैदिक रूप है और एक लौकिक रूप है। इसका समय क्या रहा होगा? तो इतिहास के आधार पर आप जो है बता सकते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक संस्कृत चली, और 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक आपकी लौकिक संस्कृत चली। रहेगा भाई, वैदिक संस्कृत में आपके जो है देखिए, कहीं वेद हैं, वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जब जो है वेदों को पढ़ना आसान ना हुआ, तो ऋषियों ने फिर उनके जो है 4 भाग किए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो वो भी इसी वैदिक संस्कृत में ही वह लिखे गए ना। अब उनके भी वेदांगों की रचना की गई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उनका भी जो है 6-6 अंग किया गया। तो वो सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत में आपका रामायण, रामायण से लेकर के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ रहे वो सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए। इनकी भाषा और वैदिक भाषा और लौकिक भाषा में दोनों में बड़ा अंतर है। भाई, लौकिक भाषा आधुनिक है, ये सरल है, जिसमें महाकवि कालिदास के ग्रंथ लिखे गए, जिसमें वाल्मीकि ने अपना रामायण लिखा, जिसमें वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। ऐसे ही भास ने है 13 नाटकों को लिखा, 13 नाटकों की रचना की। रहेगा ना? वैसे ही जो है उनकी भाषा इस भाषा से बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो अब जो है इससे और क्या क्या बन सकते हैं सवाल? तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। रहेगा भाई, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उसकी भी माता कौन? संस्कृत। किसी भी भाषा को ले लीजिएगा, हर भाषा का उत्पत्ति स्थान कौन? संस्कृत। तो भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। देवताओं की वाणी कौन है? संस्कृत। भाई, देवतागण आपस में जब जो है परस्पर संवाद करना होता था, एक दूसरे से संभाषण करना होता था, तो वह संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप किया करते थे ना। हाँ, तो यह भाषा देववाणी कहलाती है, और यह वेदों की वाणी भी है, तो वेद भाषा भी तो है। वेद भाषा या वेदवाणी आप जो है इसको कह सकते हैं। देववाणी कहिए
वेदवाणी कहिए, और सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा भी इसी संस्कृत को ही मिला। सर्व प्राचीन भाषा कौन? सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो आपको संस्कृत बताना है। वेद भाषा किसे माना गया? आप कहेंगे संस्कृत को। देववाणी कौन है? तो संस्कृत रहेगी। समस्त भाषाओं की जननी कौन? संस्कृत। और संस्कृत की लिपि कौन है? देवनागरी। बिल्कुल, इसकी लिपि भी लिख लीजिएगा कि संस्कृत की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि। इतने सवाल जो है इससे बन सकते हैं। बाकी आप वेदों का जो इतिहास है हल्का फुल्का वो जो है आप इतिहास में पढ़ेंगे ही ना, तो इतिहास में पढ़ लीजिए। और इसके जो कुछ रचनाकार रहेंगे तो उसकी आपको जो है सीट दी जाएगी, उसमें से जो है देख लीजिए कि भाई ऋतु संहार किसने लिखा, मेघदूत किसने लिखा, वासवदत्ता किसने लिखा। इस तरीके से आपका जो है कुछ ग्रंथ और ग्रंथकार मिलेंगे, तो वो उसमें मिल जाएगा। हो गया ना इतना? आगे आएंगे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो आपने पहले ही इसका विभाजन किया हुआ था, एक बार फिर से कर लीजिए और क्रमशः जो है हम लोग फिर चल रहे हैं। भाई पहला तो ये प्रथम प्राकृत हुआ था ना, और प्रथम प्राकृत को आपने पाली नाम दिया था। पाली किनके उपदेशों की भाषा है? तो आप कह सकते हैं बुद्ध उपदेश की भाषा है। बुद्ध उपदेश की भाषा पाली है। और ये जो है द्वितीय प्राकृत था। द्वितीय प्राकृत आपका जो है प्राकृत ही कहलाया था। अब देखना, अब ये प्राकृत की संख्या 5 थी। प्राकृत कितने हुए थे? 5। और प्राकृत का ही जन्म हो जाएगा। प्राकृत का जन्म जो है कैसे होगा ये आपको जो है अभी बताएंगे कि प्राकृत के 5 वेद कैसे थे। 5 जो है जगह इनका जन्म हुआ था, फिर इनसे जो है अपभ्रंश निकले हुए थे। ये किनके उपदेश की भाषा है? तो आप जो है बता सकेंगे महावीर उपदेश। महावीर उपदेश की भाषा है प्राकृत। और तृतीय प्राकृत है अपभ्रंश। अपभ्रंश। और अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। ऐसा भी जो है लिखवाएंगे, पंक्तिवत लिखवाएंगे उसको। तो अब यहां प्राकृत 5 कौन कौन से हैं उनको जो है देखना है। ये तो आप जानते हैं कि प्राकृत किनके उपदेशों की भाषा है? तो महावीर स्वामी के। और पाली महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा है। सीधा सीधा सवाल बना। अब ये जो प्राकृत हैं इनकी संख्या 5 हुई थी, तो वो 5 संख्या वाला कौन कौन है? तो देख लीजिए 5 प्राकृत हैं। प्राकृत देखिए, पहला तो जो है ये सौर सैनी हुआ, सौर सैनी। फिर मागधी, अर्धमागधी, फिर बिल्कुल महाराष्ट्री, और एक रहेगा पैसाची रहेगा। ये 5 आपके प्राकृत कहलाते हैं। इनका जन्म स्थान भी जो है देख लेना है। सौर सैनी आप जानते हैं कि प्राचीन काल में सूरसेन किसे कहा जाता था? मथुरा को कहा जाता था। तो मथुरा में जन्म लेने वाली भाषा
सौरसैनी। भाई सूरसेन की भाषा सौरसैनी, भाई हम लोग कह नहीं देते कि पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी, गुजरात की भाषा गुजराती, सिंध की भाषा सिंधी, कहेगा? तो वैसे ही सूरसेन की भाषा सौरसैनी। एक तो इसका जन्म जो है हो गया मथुरा, और कुछ जो है हद तक मध्य प्रदेश भी इसमें आ जाता है। मध्य प्रदेश और मथुरा में जन्म लेने वाली भाषा है वो प्राकृत है, ये सौरसैनी। और मागधी का जन्म हुआ बिहार में, क्योंकि मगध किसको कहा जाता था? पटना को ना, मगध कहा जाता था पटना को। तो पटना बिहार की राजधानी है, तो बिहार में जन्म लेने वाली जो भाषा है वह मागधी हुई। और अर्धमागधी कौन है? तो अर्धमागधी आप जो है कह सकते हैं कि आधा मगध आधा उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कह दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें जो है पूर्वांचल नहीं कह देते भाई, गोरखपुर है, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस, ये सभी जो है उसी क्षेत्र में तो हैं। आप जो है जाएंगे देखेंगे कि सर्वाधिक जौनपुर की भाषा को ही देख लीजिए। आधे लोग जो है बिहारियों से तालमेल रखते हैं, ऐसा मानो प्रतीत तो होगा कि जैसे जो है ये लोग बिहारी हों, तो उस भाषा का प्रभाव है वहां। महाराष्ट्री का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और पैसाची का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में पैसाची का जन्म माना जाता है। अब यहां प्राकृत का तो जन्म हो गया, अब यहां प्राकृत से अब जो है अपभ्रंश निकलेंगे, प्राकृत से अपभ्रंश निकलेंगे। भाई अपभ्रंश की संख्या जो है 7 है और प्राकृत की संख्या 5 है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि प्राकृत कितने हैं, प्राकृत के कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे 5 भेद, और अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो वह 7 भेद वाला है। अब अपभ्रंश में यही आपका आ जाएगा सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राचड़, और एक आ जाएगा खस। ये 7 आपके अपभ्रंश फूटे थे। अब इन अपभ्रंशों से अभी आप जो है जाने रहिएगा, इन अपभ्रंशों से अभी उपभाषाएं आएंगी, और उन उपभाषाओं से आपकी बोलियां निकलेंगी। रहेगा ना? हाँ, हिंदी का विकास आप पढ़ रहे तो उसमें जो है देखे रहिएगा कि कैसे जो है हिंदी का जन्म हो रहा। अपभ्रंश 3 अपभ्रंशों के मेल से ही हिंदी का जन्म हो जाता है। आपका सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ये 3 अपभ्रंश जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर जो है परस्पर आपस में मिलते हैं, वहां की भाषा मिश्रित हो जाती है और हिंदी का जन्म हो जाता है। अब जो है इनसे अपभ्रंश और इनकी उपभाषाएं देख लीजिए। भाई यहां जो है आप डालिएगा, हम इसी में जो है कर दें कि अलग से बना के जो है बताएं आपको, थोड़ा और इसका विस्तार किया जाए। देखिए ये आपका जो है एक साइड में आप अपभ्रंश देख लेंगे, अपभ्रंश, और यहां आ जाएगा उपभाषाएं। अपभ्रंश और उपभाषाएं, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राचड़, और एक आ जाएगा खस। इतना रहा। अब इनकी उपभाषाएं कौन कौन सी निकली हैं उनको जो है देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सौरसैनी से निकलने वाली उपभाषाएं राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। इससे राजस्थानी निकली, गुजराती निकली,
और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी नामक उपभाषा का जन्म हुआ। शौरसेनी से 3 उपभाषाओं का जन्म हुआ, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। मागधी से, आप मागधी से जो है देख पाएंगे 4 उपभाषाओं का जन्म होगा, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। रहेगा ना। अब देखना, ये जो है जैसे बिहारी है तो बिहार की भाषा कही जाएगी, बंगला है तो बंगाल की भाषा कह दी जाएगी, उड़िया है तो उड़ीसा हो जाएगा, असमिया है तो असम की भाषा हो जाएगी। रहेगा ना। वैसे अब जो अर्धमागधी है उससे जो है पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का जन्म, पूर्वी हिंदी नामक उपभाषा का जन्म अर्धमागधी से माना जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्री है तो महाराष्ट्री से मराठी का जन्म हुआ। महाराष्ट्री से मराठी का जन्म हो गया। ऐसे करके इनको जो है आपसे ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की उपभाषा है, ऐसा करके सवाल मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है कि शौरसेनी से राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म हुआ, अर्धमागधी की उपभाषाएं हुई पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री का मराठी। ऐसे ही आपका जो है पैसाची आएगा तो पैसाची से हो जाएगा आपका पंजाबी, और ब्राचड़ से सिंधी, और खस से पहाड़ी हिंदी। ये आ जाएगा सिंधी और यहां खस हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। अब देखिए ये उपभाषाएं तो निकल आई, अब इन उपभाषाओं से इनकी कुछ जो है बोलियां निकलेंगी, और बोलियां आप जो है सर्वाधिक देखेंगे। आप देखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां निकलेंगी, राजस्थानी की बोलियां निकलेंगी, और ये तुम्हारी बिहारी की भी निकलेंगी, पूर्वी हिंदी की निकलेंगी, और पहाड़ी हिंदी की भी निकलेंगी। 5 की तो निकलती हैं। तो 5 भाषाओं से 18 बोलियों को निकाला जाएगा। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बोलियों की संख्या कितनी है, तो आपको 18 बताना है। कितना? 18 बोलियां इनसे जो है निकलती हैं। जैसे वही मान लो आप जो है कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, 5 बोलियां, ऐसी राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, बिहारी की आपकी जो है रहेंगी बोलियां 3, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये 3 बोलियां इसकी रहेंगी, और पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पहाड़ी हिंदी की भी आपकी जो है 3 बोलियां रहेंगी। एक नेपाली हो जाएगी, एक कुमाऊनी, एक गढ़वाली, ये 3 बोलियां इसकी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 18 बोलियां हो जाएंगी। अब हम जो है इसमें उपभाषाओं से उनकी बोलियों को बताएंगे, और बोलियों के कई नाम भी हैं, कई अपर नाम भी हैं, अन्य नाम भी हैं, तो उनको हम लोग जो है क्रमशः देखेंगे। आज के लिए इतना ठीक है।